हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम important questions from the drama Murder in the Cathedral. And if you are looking for the summary of this drama, link I have given in the description box. Do check it. Okay, now let's start with the first question, and the question is, what is the role of the chorus in Murder in the Cathedral? So for any essay type of question, you must start your answer with an introduction. In introduction, you can write few facts about author, then when his work was published, and a few facts about the particular work you are talking about. चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। Murder in the Cathedral is a verse drama. Verse drama means poetic drama by T.S. Eliot. T.S. Eliot was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. He was considered one of the 20th century major poets. He is central figure in English language modernist poetry. ये modern period के एक important poet माने जाते थे. And this play is considered as Eliot's best known play and his only completed work of historical drama. So it was first performed in 1935 that portrays the assassination of Archbishop Thomas Becket in Canterbury Cathedral during the reign of Henry II. तो ये प्ले क्या पोर्ट्रे करता है? आर्क बिशप थॉमस बैकेट का मर्डर जो कि हेनरी II के पीरियड में हुआ था 1170। तो इस प्ले को लिखने से पहले इलियट ने कई सारे ऑथर के वर्क को रिफर किया, बहुत सारा रिसर्च किया और फिर एडवर्ड ग्रीम के वर्क को एक एविडेंस मान के इन्होंने इस प्ले को लिखा, क्योंकि ये माना जाता है जो ये प्ले है वो एक्चुअल स्टोरी पर बेस्ड है। ओके, नाउ विल सी द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्डिनरी वीमेन ऑफ कैंटरबरी। तो कोरस किसका ग्रुप है? एक कॉमन विमेन का ग्रुप है, कैंटरबरी के कॉमन विमेन का ग्रुप है। हु आर नाइदर सेंट्स, ना ही वो सेंट है थॉमस बैकेट की तरह और ना ही सिनर है। सिनर मीन्स जो मॉरल रूल्स को या फिर रिलीजियस लॉस को ब्रेक करता है उसको सिनर बोलते हैं। तो ना ही वो सिनर है ना ही सेंट है। वो लोग क्या है? एक ऑडियंस जैसे हैं जो इस पूरे इंसिडेंट के विटनेस हैं। सो दे आर लाइक द ऑडियंस ऑन लुकर हु विटनेस द ड्रामा एंड कमेंट ऑन इट विदाउट इंटरवेनिंग। तो इस प्ले में कोरस ने मतलब जो ग्रुप ऑफ विमेन थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हम तीन बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे इस आंसर में। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज द chorus provide commentary on the action of the play. It means they explain significance of event and interpreting the emotion and motivation of the character. जो भी इवेंट हो रहे हैं उसको डायरेक्टली ये लोग ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टर्स क्या फील कर रहा है वो सारे इमोशंस जो है वो ऑडियंस को डायरेक्टली इन लोग बताते हैं कोरस। तो इस वे में कोरस ऑडियंस के लिए एक तरीके का गाइड है जो ऑडियंस को हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स थीम्स और आइडियाज को समझने के लिए। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल था कोरस का वो क्या था? रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग कैंटरबरी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब थॉमस बैकेट के अराइवल को लेकर जो कैंटरबरी के लोग सोच रहे थे, उनके जो इमोशंस थे, उनके जो फियर्स थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये कोरस ग्रुप ने रिप्रेजेंट किया कि कैंटरबरी के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या होप कर रहे हैं। सो द कोरस सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ कैंटरबरी. They express the fears, hopes and doubt of the citizen of the city as they await the arrival of Thomas Becket and the outcome of his conflict with King Henry II. The chorus is also responsible for delivering news and updates to the audience. ये लोग audience को news update करते थे या फिर कोई भी अपडेट होता था ये लोग ऑडियंस को डायरेक्टली बताते थे, लाइक अराइवल ऑफ मैसेंजर और द प्रोग्रेस ऑफ द किंग्स आर्मी। फाइनली द कोरस सर्व्स एज ए काइंड ऑफ मोरल कंपास फॉर द प्ले। कंपास का क्या रोल होता है? डायरेक्शन फाइंड करने का। ठीक है, तो वैसे ही कोरस भी इस प्ले में एक कंपास की तरह है जो एक मोरल डायरेक्शन मतलब जो करेक्ट डायरेक्शन है वो लोगों को दिखाए हैं। They express the Christian values of forgiveness. प्ले के एंड में जब बैकेट का मर्डर होता है तब ये कोरस ग्रुप ऑडियंस से प्लीड करते हैं कि जो भी लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व है उनको प्लीज फॉरगिव करो, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। So they express the Christian values of forgiveness, redemption and martyrdom that underline the conflict between Becket and Henry. Redemption मतलब क्या होता है? जब कोई गलत काम से हम अपने आप को बचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Redemption. Through their songs and speeches, the chorus reminds the audience of the higher spiritual truth that are at the stake in the conflict and the ultimate sacrifice that Becket is willing to make in defense of those truth.
Okay, now let's see the conclusion. So overall, what was the role of chorus in this play? Actually, they played a very important role in helping the audience to understand and interpret the complex themes and ideas of this play, as well as in representing the fears, hopes and values of people of Canterbury. The next question is, comment on the significance of the fourth tempter in Murder in the Cathedral. तो इसमें जो फोर्थ टेम्प्टर था उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है, उसके रोल के बारे में बताना है। तो इंट्रोडक्शन आप सेम लिखोगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, और इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। तो अब आंसर के मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इन टी.एस. इलियट्स प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल, द फोर्थ टेम्प्टर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लॉट एंड थीम्स ऑफ द प्ले। तो टेम्प्टर का क्या मतलब होता है? समवन हु टेम्प्ट्स। टेम्प्ट्स मीन्स ट्राई टू परसुएट समथिंग और समबडी, मतलब किसी को परसुएट करना, कन्विंस करना या फिर मैनिपुलेट करना कि तुम ये काम कर लो। तो इस प्ले में ऐसे 4 टेम्प्टर्स थे जो थॉमस बैकेट को परसुएट कर रहे थे उनकी बात मानने के लिए। तो हम यहाँ पे फोर्थ टेम्प्टर, जो सबसे लास्ट में जो टेम्प्टर आया था, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो फोर्थ टेम्प्टर है वो थॉमस बैकेट को मार्टिरडम के लिए कन्विंस कर रहा था, परसुएट कर रहा था, मतलब कि तुम शहीद हो जाओ, और जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारी ग्लोरी बढ़ेगी, तुम्हें लोग और रिस्पेक्ट देंगे। सो द फोर्थ टेम्प्टर रिप्रेजेंट्स द टेम्पटेशन ऑफ मार्टिरडम फॉर द सेक ऑफ पर्सनल ग्लोरी एंड फेम। पर्सनल ग्लोरी और फेम के लिए जो फोर्थ टेम्प्टर है वो बैकेट को टेम्प्ट कर रहा था। He offers Thomas Becket the opportunity to become a legendary figure, a martyr whose name will be remembered for centuries and who will inspire future generations to follow in his footsteps. This temptation is significant because it highlights the conflict between worldly power and spiritual power that is the central to the play. तो फोर्थ टेम्पटेशन क्या सिग्निफाई करता था? वर्ल्डली पावर और स्पिरिचुअल पावर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। फोर्थ टेम्पटेशन ये हाईलाइट करता है कि वर्ल्डली पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, या फिर स्पिरिचुअल पावर। तो फोर्थ टेम्प्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्डली रिकॉग्निशन एंड फेम। मतलब अगर वो मार्टिरडम को एक्सेप्ट करता है थॉमस बैकेट, तो उसको क्या मिलता? वर्ल्डली रिकॉग्निशन मिलता, सब उसको जानते, उसको उसका फेम बढ़ता, उसको कई सालों तक, कई सेंचुरी तक उसे जाना जाता। लेकिन जो थॉमस बैकेट था उसकी पर्सनालिटी क्या रिप्रेजेंट करती थी? एक सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड। थॉमस बैकेट को मार्टिरडम से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अपने आप को वो सेक्रीफाई कर दे, अपना बलिदान दे दे, इससे उसे प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो रीजन था बलिदान देने के पीछे, उससे प्रॉब्लम था कि वो बलिदान देगा तो उसका ग्लोरी बढ़ेगा, लोग उसे जानने लगेंगे, ये रीजन उसे एक्सेप्टेबल नहीं था। सो बाय रेजिस्टिंग द फोर्थ टेम्प्टर्स ऑफर्स एंड अल्टीमेटली चूजिंग टू एम्ब्रेस मार्टिरडम फॉर द सेक ऑफ हिज फेथ, थॉमस बैकेट shows that spiritual power is ultimately more valuable and enduring than worldly power. The fourth tempter's presence in the play also serves to remind the audience of the danger of pride. तो fourth tempter audience को क्या alert कर रहा है? डेंजर ऑफ प्राइड, एक्सेस प्राइड होने से क्या होता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, मतलब कि ह्यूमिलिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, अपने आप को दूसरे से ज्यादा ना समझने का जो क्वालिटी है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। बाय रिजेक्टिंग द टेम्पटेशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड फेम, थॉमस बैकेट डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज ह्यूमिलिटी। तो चारों टेम्प्टर्स ने अलग अलग प्रपोजल रखा था जिसे एक्सेप्ट करने से थॉमस बैकेट को कुछ ना कुछ फायदा होता, लेकिन वो चारों टेम्प्टर्स को रिजेक्ट करता है। तो इससे थॉमस बैकेट का स्पिरिचुअलिटी पर जो कमिटमेंट है वो दिखाई देता है। एंड नाउ हियर इज द कंक्लूजन। Overall, the fourth tempter is a crucial character in Murder in the Cathedral, representing the struggle between spiritual and worldly power and highlighting the importance of humility and selfless devotion to God. Okay, now let's see the next question. Discuss the theme of martyrdom in Murder in the Cathedral. Now here also the introduction will be same as I have discussed in the previous 2 questions, and now we'll see directly the main body of the answer. The Murder in the Cathedral is not just a dramatization of death of Becket. It is a deep searching study of the significance of martyrdom. तो इस प्ले में सिर्फ बैकेट का मर्डर का ड्रामेटाइजेशन नहीं हुआ है, बल्कि मार्टिरडम का सिग्निफिकेंस भी बताया है, मार्टिरडम का इम्पोर्टेंस बताया है। अकॉर्डिंगली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट इज रिकरेंट थीम इन प्ले, इट नेवर अज्यूम्स मेजर सिग्निफिकेंस। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो मेन थीम है इस प्ले का वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्क बिशप एंड किंग। चर्च का जो हेड था वो कौन था? आर्क बिशप, और जो स्टेट का हेड था वो कौन है? किंग हेनरी II। तो ये सेंट्रल थीम हो सकता था, लेकिन इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थीम बना वो क्या था?
थीम ऑफ मार्टिडम। तो मार्टिडम को हम यहाँ पे सेंट्रल थीम कैसे बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट थीम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्ले में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इवेंट्स थे, उसको अवॉइड किया गया, सिर्फ मार्टिडम को हाईलाइट किया गया। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे कि किंग हेनरी II, फिर नाइट्स, इन लोगों को इंडिविजुअली जज नहीं किया गया, इंडिविजुअली इनको हाईलाइट नहीं किया गया, इनका रोल नहीं था, इनका रोल ग्रुप में था, और किंग को तो दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ उनके बारे में कुछ बातें कही गई। सो द सेंट्रल थीम ऑफ प्ले इज मार्टिडम। सेंट्रल थीम क्या है? मार्टिडम। और इस टर्म को इलियट ने ओरिजिनल सेंस में यूज किया, मतलब जो उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है। तो ओरिजिनल मीनिंग क्या है मार्टिडम का? विटनेस। तो इसमें इलियट ये बताना चाहते हैं कि जो बैकेट का मर्डर हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बैकेट ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया एक रिलीजियस बिलीफ के लिए, ऐसा नहीं था, बल्कि बैकेट एक तरीके का विटनेस था गॉड के पावर का। कई सारे सीन के थ्रू इवन ऑडियंस को वार्न किया गया कि वो लोग सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन नहीं देख रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रामा नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो एक्शन देख रहे हैं जो गॉड के विल पर डिपेंडेंट है, ना कि ह्यूमन बिहेवियर पे। Beckett's willingness to embrace martyrdom is also shown in his acceptance of his faith. He is not afraid of death but welcome it as a way to achieve eternal life. तो बैकेट यहाँ पे अपने डेथ को लेके बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था, उसे पता था कि वो मार दिया जाएगा, लेकिन वो उस सब चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट किया। He sees his death as an act of service to God and a way to atone for his sins. Atone मतलब प्रायश्चित, तो अपने सिन के लिए वो प्रायश्चित करना चाहता था, अपने पापों के लिए। This attitude is captured in his final words, और वो फाइनल वर्ड्स क्या था? For the right deed ennoble the soul and the heart's affection sanctifies it. Neither did I seek glory nor go to my death for pride's sakes or because I had borne an injury. Sanctifies means to make something pure or holy. तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझेंगे तो बैकेट ये कहना चाह रहा है कि जो अपने वो लाइफ का सेक्रीफाइस करे वो किसी ग्लोरी के लिए नहीं, किसी प्राइड के लिए नहीं, या फिर वो अपने लाइफ से तंग नहीं आए हैं, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान की मर्जी है, ये गॉड का विल है। Now let's conclude this answer. The theme of martyrdom in Murder in the Cathedral is developed through the character of Thomas Becket, who willingly sacrificed his life for his belief. Through his example, the play shows the power of martyrdom to inspire others and to demonstrate the truth depth of one's faith. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।